ये गौ कृपा अमृतम का। नमस्कार, आप देख रहे हैं G16 न्यूज झारखंड और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद। रुक करते हैं। किसी ने क्या सच ही कहा है कि दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो व्यक्ति पहाड़ों का सीना चीरकर फसल उगा सकता है। काम करने की ललक हो तो उम्र कभी बाधा नहीं बनती। कभी महाविद्यालय में लाखों बच्चों के भविष्य संवारने के साथ साथ राजनीतिक क्षेत्र में भी सक्रिय भूमिका निभाने वाले आज बंजर बड़े भूमि को संवारने में लगे हुए हैं। हम बात कर रहे हैं कोडरमा के पूर्व सांसद डॉक्टर रविंद्र राय जी के बड़े भाई सुरेंद्र राय की। राजनीति की दुनिया में सक्रिय भूमिका निभाने वाले इन दिनों राजनीतिक क्षेत्र से हट अपना पूरा समय ऑर्गेनिक खाद बनाने और ऑर्गेनिक खेती पर दे रहे हैं। किसानों को ऑर्गेनिक खेती करने हेतु प्रेरित भी कर रहे हैं। रिटायरमेंट के बाद भी अपनी व्यवस्था को बनाए रखने के लिए उन्होंने राजनीति की जगह कृषि को चुना है। आखिर क्यों, आइए सुनते हैं G16 झारखंड के संपादक धीरज शर्मा के साथ खास बातचीत में। उम्र बढ़ने के साथ जब उम्र रिटायर की ओर पहुंच जाए और लोग जब रिटायर होते हैं तो वो आराम करना चाहते हैं। लोग जब सरकारी विभागों में कार्यरत होते हैं और जब उनकी आयु रिटायर की ओर होती है और सरकार उन्हें विदा करते हैं तो वो अन्य बचा हुआ ज़िंदगी को आराम से गुजारना चाहते हैं। वो दिन भर चाहते हैं कि हम आराम रहें। लेकिन आज हमारे साथ एक ऐसे व्यक्ति हैं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। ये बिरनी प्रखंड के मरगोड्डा गांव स्थित श्री सुरेंद्र राय जी हैं, जिन्होंने एक लंबे समय तक आदर्श कॉलेज राय धनवार में कई बच्चे बच्चियों का भविष्य को संवारा है। जब इनका जब ये रिटायर हुए तो इन्होंने आराम के जगह पर वर्मी कंपोस्ट को चुना। अभी सर का आदेश तो नहीं था। हम आपको बताना चाहेंगे कि सर का राजनीतिक करियर भी बहुत लंबा रहा और सुखद रहा। हम आपको परिचय के बारे में बता देते हैं कि सर हमारे क्षेत्र के जो पूर्व सांसद थे डॉक्टर रविंद्र कुमार राय, इनके अनुज रहे हैं। इनके मार्गदर्शन में उन्होंने काफ़ी ऊंचाइयों तक अपने आप को हासिल किया है। सर का जो आज के समय में खेती बाड़ी को चुनना, इनका एक ही चीज़ कहना था कि अब जो ज़िंदगी बचा है हमारा वो सिर्फ खेती पर होगा। सर अगर चाहते तो रिटायरमेंट के बाद अपनी ज़िंदगी को राजनीतिक क्षेत्र में लगा सकते थे, लेकिन इनका कहना है कि राजनीतिक क्षेत्र में नहीं जा कर के मैं अब सिर्फ तो सिर्फ ज़मीन के साथ जुड़ा रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। धन्यवाद। तो अभी हम सर से रूबरू होंगे, इनसे जानना चाहेंगे कि कभी आपको हम लोगों ने एक महाविद्यालय में पढ़ाते देखा था और जब आप रिटायर हुए तो आज आप ज़मीन को क्यों चुने? आपके चैनल के माध्यम से और मैं इस चैनल के माध्यम से मैं भी किसान मित्र और किसान भाइयों को, आप सबों को नमस्कार करते हुए मैं अपनी बात, आपने मौका दिया कहने का, ये मेरा सौभाग्य है। मैं जब इस क्षेत्र में पहले भी खेती से जुड़ा हुआ रहा हूँ, अच्छी खेती करके मैंने देखा है, ज़िला में उसकी प्रमाणिकता रही है और मेरा किसान क्रेडिट कार्ड भी रहा 1 लाख तक का एक ज़माने में भी जब हम खेती करते थे, और आज भी है। मेरी पहचान खेती से जुड़ी हुई रही है, राजनीति से भी जुड़ी रही, खेती से भी जुड़ी रही है। आज जो खेती हम जो ऑर्गेनिक फार्मिंग का काम शुरू किए हैं, ये निश्चित रूप से किसानों के हित में किए हैं, इस राज्य और राष्ट्र के हित में किए हैं। क्योंकि आज जो राष्ट्र की और राज्य की स्थिति है उसमें मिट्टी भी बर्बाद हो गया है, किसान भी बर्बाद हो गए हैं। अगर इसको नहीं वापस पूर्व के स्थिति में नहीं लाया जाता है तो हम किसानों के बच्चे जो पलायन कर रहे हैं, न उसको हम रोक सकते हैं, न किसानों के यहाँ जो कैंसर हो रहा है, जो किडनी डैमेज हो रहा है, जो सारा कुछ केमिकल फर्टिलाइज़र और डायरेक्ट पेस्टिसाइड्स का जो उपयोग हो रही है सब्जियों पर, उसके ग्रहण करने से हो रहा है। ये निश्चित रूप से यह माना गया है, सारा रिसर्च में सामने आ गया है। इसलिए इसको अवॉइड करना पड़ेगा, उसकी जो मात्रा है उसकी घटाना पड़ेगा और ऑर्गेनिक फार्मिंग की ओर लोगों को जाना पड़ेगा। हर किसान को मैं चाहता हूँ कि वो हर घर में ऑर्गेनिक फार्मिंग हो, और इसके लिए मैं खुले हृदय से लोग सहयोग करूँगा। आज मैं प्रयोगशाला के रूप में काम कर रहा हूँ। आज भी जो आप सामने देख रहे हैं यह मेरी नर्सरी है, अभी खेती नहीं हुई है। खेती तो तब शुरू होगी 6 महीने के बाद, जब
इसका नज़ारा सामने आएगा और उसको मैं किसानों के बीच ले जा पाऊँगा। और जब मेरा प्रोडक्शन होगा तो मैं किसानों के बीच में किसान पंचायत भी करूँगा और उनको प्रेरित भी करूँगा कि आप किस ऑर्गेनिक फार्मिंग करें। आपका सर जो परिवार है वो एक लंबे समय से राजनीतिक में सक्रिय है। हमें पता चला कि आपके दादाजी से ही ये परिवार राजनीतिक में सक्रिय भूमिका निभाते आया। जब आप रिटायर हुए तो आपने राजनीति को छोड़ करके मिट्टी को क्यों पकड़ा? देखिए, मेरा विषय था वनस्पति शास्त्र। अच्छा। मैं वनस्पति शास्त्र का शिक्षक हूँ और हमेशा प्यार मेरा वनस्पतियों से रहा है और ये मेरा जीवन है, जीवन रेखा है। मिट्टी और पौधे और जो प्लांट हैं, जो खेती है, और इससे मेरा हमेशा प्यार रहा है। और मैं चाहता हूँ कि जो आज इसमें जो प्लान हुई है, जो हम मिट्टी भी बर्बाद हो चुका है, मिट्टी भी मर रही है, किसान भी मर रहे हैं, इसको पुनर्जीवित कैसे किया जाए, इसके लिए मैं एक ऑर्गेनिक फार्मिंग के माध्यम से, जिसका कई प्रोडक्ट हम यहाँ बना रहे हैं और हम इंडिया भ्रमण कर रहे थे। रिटायर के बाद 1 साल तक मैंने भ्रमण किया। इसमें कई फार्म को मैं अटेंड किए और मैं इस बीच में पचम्बा गौशाला को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जहाँ ध्रुव संथालिया जी जो सचिव हैं, उन्होंने काफ़ी आगे बढ़ाया है पचम्बा गौशाला में और काफ़ी कुछ लाया है और हम और वो दोनों मिलजुल करके वहाँ काफ़ी कुछ भी कर रहे हैं। यहाँ कर रहे हैं, वहाँ भी कर रहे हैं। आपको हमने सर कई बार जनहित में प्रतिनिधित्व के रूप में देखा है। आपने लोगों की समस्या को सुनते देखा है आपको। आज आप इस खेती के बारे में और ये जो आपका ऑर्गेनिक फार्म है, ये केचुआ का जो उत्पादन आप कर रहे हैं, इस मामले में युवाओं को क्या कहना चाहते हैं? आज जो खेती की स्थिति है, चूँकि खेती में जो भविष्य नहीं नज़र आ रहा है, जिसके चलते युवाओं का प्लान ज़्यादा हुआ है। देहात से गाँव के किसान के बेटे का प्लान हुआ है और इस प्लान को रोकना मेरा मुख्य उद्देश्य है। खेती के प्रति भी इंटरेस्ट नौजवानों के हृदय में पैदा हो और ये हम पैदा करेंगे। मेरे पूरा विश्वास है कि हम जो चीज़ करने जा रहे हैं, ये निश्चित रूप से उस विश्वास को पैदा करेगा, क्योंकि मेरे पास सारा चीज़ जो ऑर्गेनिक है, इसका ऑर्गेनिक खाद कंपोस्ट बन रहा है। बैक्टीरिया से भी मैं खाद बना रहा हूँ। इसकी दवा भी बन रही है, जो आप मेडिसिन जो दवा का प्रयोग करते हैं, वो भी हमारा बन रहा है। बाकी मेरे पास गौ अमृतम बन करके तैयार है, उसका उपयोग भी मैंने किया है। इस तरह का कई प्रोडक्ट बन रहा है। साथ में गौ माता के लिए जो आज सबसे बड़ी कमी हो गई है, जो एक माने सोचिए कि जो सबसे शुद्ध चीज़ थी गाय की दूध, वो डिस्टर्ब हो गया, वो ऑर्गेनिक नहीं रहा। जिस तरह का प्रयोग कैल्शियम लोग खिला रहे हैं, कोई टेबलेट खिला रहे हैं और गाय की जो कैल्शियम को क्षतिपूर्ति कर रहे हैं, अब उसकी पूर्ति हम यहाँ सुपर नेपियर घास लगा करके 10 एकड़ में, जिसका हमने नर्सरी लगाया है, जिससे गौ माता को या कोई भी दुधारू जानवर या कोई भी जानवर है, उसको सारा मिनरल्स इस घास के माध्यम से मिलेगा। चाहे वो कार्बन फॉस्फेट हो, चाहे मैग्नीज हो, चाहे कैल्शियम हो, पूरी मात्रा में 15% नाइट्रोजन, 18% फॉस्फेट और जो भी मिनरल है, जितनी मैग्नीज चाहिए, सारा मिनरल आपको इस सुपर नेपियर घास के द्वारा, जो अभी आप देख रहे हैं, ये पौधा हम लाए हैं और इसमें हमारा पचम्बा गौशाला का सहयोग से ही आया है। वहाँ भी लगाए हैं, यहाँ भी लग रहा है। आप सर ऑर्गेनिक खेती का प्रयोग कर रहे हैं, यहाँ आपने प्रयोगशाला बनाया है। जब ये तैयार होगा, इसके बाद आप क्या करेंगे इसका? ये सब हमारा जब नर्सरी तैयार हो जाएगा तो इसको हम ज़मीन पर ले जाएंगे, प्रोडक्शन की ओर ले जाएंगे। यहाँ के किसानों को क्या फ़ायदा होगा इससे? हर किसान को मैं यहाँ, जैसे आज मुझे 230 रुपये किलो एथी करना पड़ा, केचुआ मंगाना पड़ा जयपुर से। मैं यहाँ आसानी से उनको उपलब्ध कराऊंगा। हम हो सकता है कि 100 रुपया से नीचे में जो चुनने फजरने जो लागत मजदूरी है, उसके आधार पर मैं उपयोग कराऊंगा और उनको ट्रेनिंग दूंगा कि भैया आप अपने घर में करो, अपना घर में गोबर जो पैदा होता है उसका तुम बनाओ। पता चला सर, हमने यहाँ आने से पहले 1-2 लोगों से जानकारी लिया कि
इस तरीके का फार्मिंग से संबंधित आप वहाँ किसान पंचायत लगाने जा रहे हैं? बिल्कुल, जब मेरा प्रोडक्शन चालू होगा और जब मेरे पूरे विश्वास के साथ मेरा जो प्रयोग है वो खरा उतरेगा, तो ये किसानों के बीच में ले जाने के लिए हर पंचायत में मेरी एक संबंध रही है 40 साल का, जैसा कि आप भी जानते हैं कि 40 साल से ऊपर एक संबंध राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर रहा है, और सभी दलों से मेरा मीठा संबंध रहा है, मधुर संबंध रहा है। तो हर दल का सहयोग लेकर के, हर लोगों का सहयोग लेकर के, किसान के रूप में उसको अपनी अकाउंटेबिलिटी में लेकर के और उसके हर पंचायत में जाकर के किसान पंचायत करूंगा और उनको ऑर्गेनिक फार्मिंग की ओर आकर्षित करने का कोशिश करूंगा। निश्चित रूप से हमारी बात को वो मानेंगे, क्योंकि इसमें सत्यता है। एक छोटा सा सवाल है सर, किसान काफ़ी मेहनत करके अपना खून पसीना बहा करके अनाज का उत्पादन करते हैं, लेकिन जब उसको बेचने का समय आता है तो सरकार के पास समय नहीं है और सरकार के पास राशि नहीं है, और इस स्थिति में लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। एक प्रतिनिधि के तौर पर हमने आपको देखा, इस मामले में आप थोड़ा सा किसानों को क्या सहयोग करना चाहेंगे? देखिए, राजनीतिक स्तर पर इस मुद्दे को हम भी लड़ाई लड़े हैं, और कठिनाई जो आप बता रहे हैं निश्चित रूप से एक कठिनाई रही है, लेकिन उस कठिनाई में बहुत सुधार भी हुआ है। खासकर आज के प्रधानमंत्री का जब नज़रिया किसानों के प्रति बदला है, तो इसमें काफ़ी सुधार हुआ है और एक अच्छी बजट इनके कार्यकाल में किसानों के लिए नज़र सामने आया है। और जब हुआ है तो आवश्यकता के अनुसार से हम देख रहे हैं। निश्चित रूप से हमें लगता है कि जब किसान जगेंगे तो प्रेशर भी पैदा होगा और लोग को जो लाभ है वो किसानों तक पहुंचेगा। हम यहाँ के पैक्सों के बारे में बोल रहे हैं, जैसे पैक्स पर सही समय पर अगर नहीं लिया जाता है किसानों के धान को, तो लोग औने पौने दाम में बिचौलियों के हाथों में बेच देते हैं। लेकिन इस मामले में थोड़ा सा क्या कहेंगे आप? देखिए, सवाल है कि प्रशासन बहुत ज़रूरी है, टाइट होना। मैं बता सकता हूं कि आज से 2 साल पूर्व जो प्रशासन था इस प्रदेश में, यही पैक्स था, यही प्रशासन था, और समय पर लिया, समय पर भुगतान भी हुआ। आज कुछ ऐसे बिचौलिया लोग बीच में हावी हो गए हैं, जो बिचौलिया जिसको आप कह रहे हैं कि जो धान खरीद रहे हैं, वही बिचौलिया इसमें भी इन्वॉल्व है, जिसको बेनकाब करने की जरूरत है, और आपके जैसे नौजवानों का सहयोग चाहिए, हम भी उसके साथ हैं। तो अभी हमारे बीच सुरेंद्र राय जी जुड़े हुए थे, जिन्होंने एक लंबी अवधि राजनीतिक में दिया। इन्होंने एक लंबी अवधि को एक महाविद्यालय में दिया, उसके बाद भी अगर ये चाहते तो एक अच्छे खासे राजनेता के तौर पर अपनी पैठ पुनः स्थापित कर सकते थे, क्योंकि इनका कैरियर, इनका जो हम लोगों ने कार्य को देखा था वो बहुत ही सुखद था। लेकिन इन्होंने राजनीति को त्याग करके अब खेती को पकड़ा है। ये सबसे बड़ी बात उन युवाओं के लिए है जो खेती से अलग होते जा रहे हैं। अगर ये चाहते, इस घराने से थे, तो ये एक लंबी सफ़र राजनीतिक में तय कर सकते थे। लेकिन ये काबिले तारीफ़ है इनका कि इन्होंने राजनीति को बाय बाय करके और अपने वंशज को बचाए रखने के लिए, जो ज़मीन से जुड़ा हुआ है, हम सभी मानव का वंश ज़मीन होता है, आज ये ज़मीन का सीना चीर करके और सोना उगाने का काम कर रहे हैं। मेरे तरफ से सर को सैल्यूट है। आप हमारे मार्गदर्शक हैं। आपके इस प्रोत्साहन से अनेकों युवाओं को सीख लेनी चाहिए, जो छोटी मोटी राशियों के लिए, छोटे मोटे कमाई के लिए विदेशों तक का सफ़र करना पसंद करते हैं, लेकिन यहाँ के खेती और बाड़ी को ना पसंद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये गौ कृपा अमृतम का बना हुआ मेरे पास प्रोडक्ट है, जो मैंने बंसी गौशाला अहमदाबाद से प्राप्त किया है, और इसके जो आईटीएन हैं, जिनका रिसर्च है, गोपाल भाई जी, उनके द्वारा प्राप्त हुआ है। और इसको मैंने मेरे आया था 5 लीटर, मैंने उसको 2 डब्बे में भी बनाया है, और अभी इसका प्रयोग भी मैं कर चुका हूँ 2 ट्रैक्टर गोबर में। इसको कार्बनिक, इसका प्रयोग कैसे है? इसका प्रयोग कुछ नहीं है, बन गया ना 10 दिन के बाद। अब इस पर हम जितना बेड देख रहे हैं उसमें 50-50 लीटर उसके ऊपर बेड लगा करके उसके ऊपर छींट दिए। अच्छा। खाली उसमें मॉइस्चर बना के रखना है, ऊपर सूखे नहीं। बैक्टीरिया अपना काम करेगा, 1 महीना के अंदर में गोबर को डिकम्पोज करके
ऑर्गेनिक खाद बना देगा। मतलब यहीं से वो तैयार होता है। हाँ, ये तैयार हुआ और वहाँ हम डाल दिए उसमें जैसे बेड पर। वो गोबर ले लेना है और इसको डाल देना है। गोबर वहाँ डाले हुए हैं। हाँ हाँ, नहीं अगर नया प्रयोग हम करना चाहेंगे तो। हाँ, तो बस यहाँ से आप 1 लीटर ले जाइए। ठीक ठीक। आप अपना बेड बना लीजिए गोबर का, आपके घर में जो भी गोबर है उसको बेड बना लीजिए और उसमें 1 लीटर में उसके पहले 8 दिन पहले इसको ले जा करके 2 लीटर मट्ठा देसी गाय का जी, और 2 किलो गुड़, रवा गुड़, उसको घोल करके बढ़िया से मिला करके और डेली 1 मिनट के लिए खाली चला देना। क्योंकि ये जीव है, इसको बैक्टीरिया जीव है, इसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो मर जाएगा। हिलेगा डुलेगा नहीं तो इसकी एक्टिविटी बंद हो जाएगी। इसलिए इसको डेली हिलाना पड़ता है और इसको ऑक्सीजन क्या है इसके लिए ऐसा बना करके रखना है ताकि ऑक्सीजन इसको मिलता रहे, क्योंकि जीव जंतु है, वो दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन फिलहाल इतना ही, खबरें अभी और भी हैं, बने रहे हमारे साथ और देखते रहे G16 न्यूज झारखंड। नमस्कार।